मारिया बी के साथ आपकी कंट्रोवर्सी। हाँ, काश नहीं होती। उसने कहा ये इस तरह छोटी इन्फ्लुएंसर्स मुझे बोला और हमने उसको पैसा दे दिया, वो हमसे एक्स्ट्रा पैसा मांगता है। मैं कसम से एक्सपेक्ट नहीं करता तो हर मीडिया ये चीज़ें कवर करेगी। आपको फैमिली व्लॉगिंग का पता है? यस। ठीक हो रहा है ये? नहीं हो रही है। अपनी घर के अंदर मसला मसाइल, अपनी बेडरूम, अपनी हर छोटी बातें बताना अच्छी नहीं है। अगर आपका बच्चा भी हुआ, आपका ये वीडियोस उसके सामने चले गई, आप कैसे फेस करेंगे? इसे मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के वीडियो बनाती हूँ। इमरान खान पाकिस्तान में तो पॉपुलर हैं ही हैं, टर्की में कितने पॉपुलर? बहुत पॉपुलर है। लोगों को पता लगा ना मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी है, लोगों ने बोला देखो हम जैसे हमारे एर्दोगान को सपोर्ट करती है, उसको किसी के सामने जलील नहीं करता, आप लोग इमरान खान को क्यों सपोर्ट नहीं करता? जब पता चला टर्किश लोगों को खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो वहाँ पे कुछ लोग टर्किश लोगों ने क्या बोला, जैसे हमने बाहर निकला, पाकिस्तानी लोग बाहर क्यों नहीं निकलता? औरतें टैंक के सामने लेट गई थी। औरतें भी यानी बहुत बहादुर हैं। मुझे अभी एक पिस्तौल दो, मैं जंग पे जाऊँ। हम ऐसे ही, हम डरती नहीं है। आपने कहा कि अगर मुझे आप पिस्तौल दें तो मैं जाऊंगी, जंग पे चले जाऊंगी। मेरे अबू ने मुझे ऐसे ट्रेन किया। मैं जाऊंगी। जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो तब क्या तासुरात थे आपके? वो मुझे बहुत गाली मिली। पाकिस्तान की फ्लैग लगाया, उसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा मिला। मेरी सारे खानदान को उन्होंने गाली दे दिया। ऐसे लग रही जंग मैंने स्टार्ट की, ऐसा ड्रोन मैंने भेज दिया है अकेला एर्दोगान से बात करके ना, अभी हम पाकिस्तान के लिए ड्रोन भेजने वाली है। मुझे भी उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा आया। किसकी? वो कंपनी की? हाँ, वो कंपनी की। अभी भी मैसेजेस मेरे पास बहुत पड़ी हुई है। कितने पैसा देते थे? $5,000 से $10,000 तक दे रही है। अगर हमने टर्की जाना है तो कौन कौन से शहर हमने घूमने हैं? इस्तांबुल जरूर देखते हैं, अंताल्या, ट्राब्जोन, रिज़े बहुत अच्छे है। अगर आप इस्लामिक देखना चाहती हैं, कोनिया चले जाए। सलाम, खुशामदीद। मैं शामुला बहलीम और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिजा फरमा रहे हैं। आज की पॉडकास्ट बड़ी दिल के करीब है। आपने तुर्कन आते तो सुना होगा। जब 2021 में अर्तुगरुल ड्रामा लगना शुरू हुआ तो हर तरफ यही था कि भाई कैसे ना कैसे हम टर्किश रवायात को देख लें। फिर हमने उन्हीं ही दिनों एक इन्फ्लुएंसर को देखा जो कि फेसबुक पे रील्स बनाती थी और बताती थी कि टर्की में ये खूबसूरत जगह हैं, ये ट्रेडिशन चीज़ें हैं, तो हमने भाई उनको दिल दे दिया। आज वही तुर्कन आते हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि टर्की से इधर तशरीफ़ लाई हैं। आज हम वही सवाल जो 2021 में हमारे जहनों में थे वो इनके साथ सामने रखने की कोशिश करेंगे। कैसी हैं मैम? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तुर्कन आते, हाँ जी, ये नाम है? तुर्कियान है मेरा नाम। ज़्यादातर लोग कह रही है कि तुर्कियान शायद ये मेरा निकनेम है, मेरे असली नाम नहीं है। तुर्कियान है मेरा नाम, उसका मतलब है क्वीन। अथाई है हमारी फादर की सरनेम। लाइक खस नहीं होती तुर्की में, हमारी खस सिस्टम नहीं है। हाँ। हमारी फादर सरनेम होती है, अथाई भी मेरी सरनेम है। अच्छा, कास्ट नहीं होती, अब ये कहना चाह रही? तुर्की में कास्ट नहीं है। ओके, कास्ट नहीं होती और सरनेम होता है। ओके, कोई भी कास्ट नहीं होती? नहीं, नेशंस होती है। नेशंस कैसे? लाइक जैसे पंजाबी, गुजराती होते हैं ना, हमारे भी तुर्किश, कुर्दिश, लास ऐसे होते हैं। ज्यादा नहीं है, 2-3 है। आप कौन है? मैं कुर्दिश हूँ। कुर्दिश हैं? हाँ जी। इनकी क्या खुसूसियत होती हैं? हमारी एक्चुअली ज़बान अलग है, कल्चर अलग है, लिविंग स्टाइल डिफरेंट है। कुर्दिश लोग ज्यादातर पठान की तरह होते हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होती है फैमिलीज और स्पेशली बेटियों के ऊपर। आप सोचो पठान की कल्चर में हमारी बहुत मिलना जुलना चीज़ें हैं। अच्छा, तुर्कियान कहूँ या तुर्कन कहूँ आपको? तुर्कियान। अच्छा, तुर्कियान। मुझे ये बताइए कि जब आपने कहा कि मैंने पाकिस्तान जाना है स्टडी के लिए, हाँ जी, तो कैसे ये सब कुछ हुआ था? क्योंकि आपने बताया कि फैमिली बहुत सख्त थी। yes. वो तो टर्किश, मुझे लगता है टर्की के अंदर भी बच्चों को कहते होंगे कि आपने बच्चियों ने नहीं पढ़ने जाना। मैं ऐसे बता देती हूँ, हम कुर्दिश फैमिली हैं। मेरी 7 बहन है। हमारी कोई भाई नहीं है। ओके। क्योंकि सारे लोग तो स्टार्टिंग में यही पूछते आप लोग का भाई? अच्छा, भाई नहीं है। नहीं, हमारी भाई नहीं है, हम 7 बहन हैं। मेरी सारी चाचा था, अबू वगैरह, मेरे अम्मी अबू के ऊपर बहुत खिलाफ था। 7 बेटी है, जल्दी से उनको बड़ा कर दे, जैसे जैसे उनकी शादी करके घर से निकाल दे। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, मेरी अम्मी अबू हमारे लिए बहुत चीज़ें की। अब ये 7 बेटी भी सारी यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड है। हमारी भी सारी अपना काम है और मेरी अम्मी अब्बू की तरफ से हम बहुत लकी था। लेकिन ये बातें, हाँ,
इस मामले में स्ट्रिक्ट थी, अच्छा यूनिवर्सिटी पढ़ने तुर्की में पढ़ ले, या हम कौन सा शहर में तो उस शहर में पढ़ ले। उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी पाकिस्तान आने के लिए। मेरी अम्मी ने बोला था हम यलोवा में रहती हैं, कह रही थी कि अगर आपने पढ़ने यलोवा में पढ़ना, यलोवा की बाहर कभी भी नहीं जाना। मेरी अम्मी जब बोलती है कभी भी वही हो जाती है, तो मैंने यलोवा में नहीं पढ़ा, मैंने मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आ गए। नाराजगी नहीं हुई, किसी ने कहा नहीं 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 पाकिस्तान नहीं जाना भाई? मेरी अम्मी बिल्कुल इजाजत नहीं दिया। मेरी अबू बहुत चिल है अम्मी के लिहाज से, मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरे अम्मी की अभी भी कॉल आए मुझे डर आएगी, क्योंकि यही बात है, अकेला एक माँ साथ बेटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली, ऑब्वियसली सट मिजाज की है, अंदर से तो बहुत नरम की साख है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया। ये भी होती है अगर आपकी नसीब में भी होती है, इवन अल्लाह ने अगर वो नसीब लिखी है, माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकता। हो गई मेरी, उन्होंने कहा ठीक है हम आपका पैसा नहीं देंगे, आप जिससे पढ़ लो जिसने पढ़ना है। मैंने 3 महीना पाकिस्तान आने से पहले जॉब किया कॉल सेंटर में, तो फ़्लाइट की पैसा, वीज़ा की पैसा सारी मैंने इकट्ठी करके आ गई। फिर बाद में मेरी फैमिली ने देखा अच्छा यार ये लड़की सीरियस से जाना चाहती है आगे, फिर बाद में उन्होंने मुझे सपोर्ट देना स्टार्ट किया। अच्छा, आपने कहा कि आपकी फैमिली वाले कहते थे कि आपकी 7 बेटियाँ, आपके फादर को, आपके वालिद को, तो कभी ऐसा भी पाकिस्तान में अगर किसी के ज़्यादा बेटियाँ हों तो उन्हें ताने दिए जाते हैं कि इनके बेटा नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं बेटा हो रहा, और जो ख़वातीन होती हैं बड़ी वो परेशान हो जाती हैं। तो क्या टर्किश लोग भी जो हैं वो भी अपनी औरतों को ताने देते हैं कि आपके बेटा नहीं हो रहा? जी यही बात है। देखिए बेटे होने तक तो 7 बेटी तो हो गई है ना। हाँ, ये भी बात है। मेरी अब्बू कभी भी इस तरह चीज़ें नहीं मांगा। मेरी अब्बू ऑलवेज भी कहती है मेरी जितना भी रिश्तेदार है मेरी एक बेटी की ना नील की तरह मेरे लिए वैल्यू नहीं है। लेकिन ये बात है मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा अब्बू के लिए अफसोस हो रही थी, यार एक हमारी बेटा भी अगर अल्लाह नहीं देती है। उन्होंने हमको कभी भी नहीं बोला कि हमारी बेटा नहीं हुआ, ये हुआ। हम उनके लिए, अब मेरी अम्मी अभी भी बोलती शुक्र मेरी बेटा नहीं हुआ है, सारी बेटी है, क्योंकि हम सब बेटी मिलके अम्मी अबू की इतना खिदमत करते हैं। यही बात है हमारे ख़ानदान में हम देखती थी। हमारी ऐसे कंबाइंड फैमिली है, लेकिन ये नहीं कि हम सेम घर पे रहती हैं। हमारे बहुत बड़ा गार्डन है, मेरी यूट्यूब वीडियोस में भी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स देखी होगी। उस गार्डन के अंदर हमारी 3-4 घर है, सारे 6-6 अलग अलग घर में रहते हैं, सारे अपना खाना होता है। तो ओबियसली जब मैं अपनी ख़ानदान की लड़के का रोल मैंने लिया। मैं अपने आप को फिर भी बोलती हूँ मेरे अबू का बिज़नेस है गाय का। मेरी अम्मी 20 साल दूध से हम सब की स्टडीज़ का पैसा पे किया। जब मैं 2007 में 7th क्लास में थी, मैं अम्मी को देख रही थी सुबह शाम ना 10-15 गाय था, दूध निकालने जा रही थी, थक रही थी। तो यही बात है, हम भी अम्मी को ना घर की कोई सफाई का मौका नहीं दिया। मेरी बड़ी बहन अम्मी को कभी भी खाना नहीं बनवा रहा था। मेरी अम्मी घर पे क्वीन की तरह है, जिस सुबह होती है थोड़ी सी डिशेस वॉश करते हैं, उसके बाद बैठती है और कोई कुछ नहीं करता। फिर बाद में मैंने सोचा मैं सीख लेता हूँ गाय से दूध निकालना। फिर मैंने सीख लिया। मेरी बात अम्मी ने कभी भी फिर दोबारा नहीं गई। सुबह मैं स्कूल जाने से पहले दूध निकालती थी, उसको सेल करती थी, नहा के स्कूल जाती थी, रात को फिर दोबारा आती थी, फिर करती थी। उसके साथ साथ मैं अपनी अबू के साथ गाय का भी काम करती थी। ऐसे तुर्की में थोड़ी डिफरेंट सिस्टम में होती है गाय देखना, उसका खाना बनाना, बड़ी बड़ी शॉपर ने थैले के अंदर रख के इधर पीछे लगा के लेके जाना, वो सारी मैं करती थी। मैं कहती थी अबू आप ना करें, बाहर का सारे काम मैं करती थी। इसलिए वो थोड़ी सी मुझे बेटा की ना होने की महसूस हुआ, इसलिए घर की सारी बेटा का रोल मैंने लिया। फिर आप घर का बेटा बन गई? मैं बन गई। मेरे हाथ देखे एक लड़की के हाथ की तरह नहीं है, ये सारी मैंने गाय के काम करके सख्त हुई है। ये नहीं कि अभी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हमारी अबू ने लोगों को हायर किया, वो करिए। लेकिन ये है 10-15 साल की मेहनत है ये। हाँ। अच्छा तुर्कियान, जब आप पाकिस्तान आ गई और आपकी एजुकेशन भी स्टार्ट हो गई, फिर आपको एक लड़के से मोहब्बत भी हो गई। हाँ जी। सारे लोग अच्छा ये मुझे बताएं कि पाकिस्तानी लड़कों के बारे में कहा जाता है ये बड़े शरारती होते हैं, लड़कियों का पीछा करते हैं, तंग करते हैं, और फिर बाद में कहीं ना कहीं 1-2 होते हैं जो कि बाद में प्रपोज कर देते हैं शादी का। जो हमारे भाई थे उन्होंने आपको कैसे प्रपोज किया? मैं आपको ये बता देता हूँ, आई थिंक मैं दुनिया की सबसे अच्छा हस्बैंड मुझे मिले हैं। मैं अपनी नज़रों में ऐसे बोल देता हूँ, ओवैसे सबका अपने हस्बैंड की इस तरह है।
मेरे हस्बैंड ने इस तरह बंदा नहीं था कि मुझे लाइनें मार दे, मेरे पीछे भागे, इस तरह कर ले, इस तरह नहीं हुआ, हमारी इक्वल हो गई। मेरी अम्मी मुझे बहुत बोलती थी तुर्कियान देखो पढ़ने के लिए जा रही है, मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे कोई पाकिस्तानी दामाद नहीं चाहिए, आप मेरे ख़ानदान में बदनाम ना करें, जाए अपनी स्टडीज़ करके वापस आ जाए। सारे लोग एक्चुअली मुझे यही सोच रही है, मैंने उर्दू सीखा अपनी हस्बैंड की वजह से, ऐसा नहीं है। जब मैं अपने हस्बैंड से मिली यूनिवर्सिटी में, उससे पहले ही थे मुझे उर्दू आती थी, क्योंकि मैंने स्टडीज़ पाकिस्तान में किया। मैं इस तरह कैटेगरी में नहीं आता है कि मैं अपनी पाकिस्तानी हस्बैंड टाइटल यूज़ करके फेमस हुई। मेरे हस्बैंड 4 साल मेरे कोई भी वीडियोस में नहीं आया। मेरे हस्बैंड मेरे सारे वीडियो के पीछे है, सारी एडिटिंग मेरे हस्बैंड करती है। 0 सब्सक्राइबर्स से अगर मेरा भी 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, सारे मेरे हस्बैंड ने किया है, क्योंकि उसने मेरे शौक की वजह से यूट्यूब में वीडियोस में एडिटिंग करना सीख लिया। मेरे शौक थे ऐसे स्टार्ट हो गई। मैं वाकई इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश किया, या मेरी कोई भी वीडियो में से वल्गर वीडियोस आप नहीं मिलेगी ऐसे, ताकि किसी को नेगेटिव, या अभी आप मेरी यूट्यूब वीडियोस खोल दें, आप अपनी फैमिली के साथ आराम से टीवी में खोल के देख सकती है। मेरे हस्बैंड ने यूनिवर्सिटी की, हमारी लास्ट सेमेस्टर थी, हमने एक दोस्त की नज़रों से मिली, उसका दोस्त मेरी दोस्त कॉमन फ्रेंड थी। फिर बाद में हमारी यूनिवर्सिटी में ना ऐसे वो होती है ना, दोस्तों की गैदरिंग होती है क्लास की बाद, ऐसे कैफ़े में बैठ के यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर बाद में हमारे बीच में मैंने देखा हमारे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये भी बात है मैं बोलना चाहती हूँ, जब मैंने उसको देखा मैंने कहा यार ये वही बंदा है, मैं शादी कर सकती हूँ। मैं इवन मेरी काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट यूसीपी मुझे जानता होगा, क्योंकि यूसीपी में इतना ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थी नहीं। मैं भी स्कार्फ की वजह से, कपड़े की वजह से लोगों को सारी पता है मैं तुर्किश हूँ। उस यूनिवर्सिटी में मैं एक लड़के के साथ ना बैठा, ना मैंने बातें किया, ना मैंने उनसे बाहर आउटिंग में गई, कभी भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस तरह शादी या इस तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में नहीं आने वाली हूँ। लेकिन जब और वजह ये थी कि आपकी वालिदा ने आपको कहा हुआ था? इट्स नॉट मेरी वालिदा ने मुझे कहा था, मेरी इस तरह है। मैंने कहा मुझे मेरे अपनी स्कार्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और मेरी स्कार्फ इसको अलाउ नहीं करता है कि मैं हर लड़के के साथ जाके बैठूँ। और यूसीपी में एक लड़के भी नहीं मुझे बोल सकते हैं कि तुर्कियान ने मेरे साथ फ़ोन से मैसेज में भी बात किया। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, सीधा घर, यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी। लेकिन कभी किसी लड़के ने नंबर मांगने की कोशिश की? बहुत ज़्यादा। मेरी घर पे हमारी इतना आंटियाँ मेरे रिश्ता के लिए आती थी, मेरी बेटा इंजीनियर है, मेरी बेटा डॉक्टर है, यूएसए से आ रही है, हम तुर्की आएंगी, आप प्लीज़ देख लो। लेकिन ऑब्वियसली मुझे पता है ऐसे हो ही नहीं सकता। किसी ने ऐसा हुआ कि आपको मैसेज बार-बार किए हों, तंग किया? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किस तरह का तंग करते थे? मैसेज भेजती थी, क्लास की बाहर आता था, ऐसे यूनिवर्सिटी की बाहर से वेट करता था, मैं यूनिवर्सिटी से निकलूँ, रिक्शा से फॉलो करता था। कभी दिल किया कि इसके 2 लगा दूं? हाँ, मैं जलील भी बहुत किया। मैं यूसीपी में, हमारी यूसीपी में उसका काफ़ी भी मैंने शिकायत लगवाया। एक बंदा, उन्होंने यूसीपी से इवन 2 वीक या 3 वीक के लिए उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी के अंदर आने की इजाज़त भी नहीं दिया था। क्या जलील आपने किया, कभी किसी को बोला भी आपने? यही बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर 2 तरीक़े होती है। मैं आपको कैसे बता देता हूँ। अगर एक लड़की को पता है कि उसका अपना लेवल क्या है, लड़का के साथ लाइनें नहीं मारता और उसको कोई सिग्नल नहीं देता, आई डोंट थिंक सो लड़का की कोई हिम्मत होगा कि उस लड़की से बात करे। लड़की ने ना, ऐसे लड़का भी है बिल्कुल तंग करने वाला, लड़की बिल्कुल इनकार भी करती है, लड़का फिर भी आ जाती है। लेकिन अगर लड़की सख्त मिजाज है ना कि ठीक है भाई मुझे नहीं चाहिए, स्ट्रिक्ट है, उसको कोई साइन, ग्रीन साइन नहीं दे रही है, तो लड़का तो आएगी भी नहीं। यानी कि जितने भी लड़कियों को लड़के तंग करते हैं, कहीं ना कहीं लड़कियां भी ऐसी होती हैं, वो ग्रीन सिग्नल देती हैं। ये नहीं देता हूँ, यही बात है। देखिए, अगर आप लड़कों के साथ बैठा, बातें शातें किया, ओबियसली लड़कों भी ना थोड़ी फ्रेंडली होना स्टार्ट करेगी, आके तंग करना स्टार्ट करेगी, पूछेगी। इवन मैंने ऐसे भी बहुत ज़्यादा देखा, लड़की बिल्कुल मना कर देते, लेकिन लड़का फिर के चपकते हैं लड़की के ऊपर, यार बातें कर ले, इस तरह कर ले, वो भी हो जाते, दोनों केस में भी हो जाते हैं। अच्छा, अब आप
पहले घर वालों ने कहा कि इनको पाकिस्तानी भेजना, आप धक्के से पाकिस्तान आ गई, मैं जॉब ज़बरदस्ती आ गई। फिर आपने क्या किया, आपकी वालिदा ने कहा कि मुझे पाकिस्तानी दामाद ही हाँ चाहिए, जी। आपने फिर पाकिस्तानी दामाद हाँ जी। बना ही लिया। ये बताएंगे जब आपने घर बताया कि आपने अपनी अम्मा को कहा कि माँ जी मुझे पाकिस्तानी लड़का पसंद आ गया और मैंने इनसे शादी करनी है, तब उनका क्या रिस्पॉन्स था? मेरी अम्मी ने, मैं पाकिस्तान से मेरी एजुकेशन ख़त्म हो गई, मैं तुर्की चले गई। मैं पहले दिन अपनी अम्मी को अपने हस्बैंड के बारे में बताया। मैंने कहा हम सीरियस सोचते हैं अम्मी। मेरी अम्मी ने उसका सारे नंबर ब्लॉक करके मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। उसने एक वीक मुझे फ़ोन नहीं दिया। उसने कहा नहीं आप बात नहीं कर सकता, या ऐसा कर लो मेरे मरने के लिए वेट करो, फिर आप उससे जाके खुद शादी कर लो। मेरी अम्मी बिल्कुल 3 साल इजाज़त नहीं दी। हमने 3 साल बहुत सफ़र किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी वेट किया, मैंने भी वेट किया। फिर बाद में जितना भी रिश्ता आया मैंने रिजेक्ट किया। मेरे अम्मी ने कहा ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है तो उसको बोल दो, अगर वो तुर्की शिफ्ट हो जाएगी तो मैं इजाज़त दूँगी, अगर वो तुर्की शिफ्ट नहीं होता मैंने इजाज़त नहीं देना। फिर मैं ये बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया। उसने कहा मैं आऊँगी, मसला नहीं। फिर मेरे अम्मी इजाज़त दिया। अदरवाइज़ 3 साल मेरे अम्मी बहुत टफ टाइम दिया हमको। इवन एक दफ़ा मेरे हस्बैंड सारे पैसा जोड़ के वीज़ा लगा के तुर्की आके मेरी फैमिली से मिलने के लिए आया। मेरी अम्मी मिला भी नहीं। वो मिलने के बगैर वापस चले गए। अच्छा ये बताइए जो 3 साल थे तो कैसे गुजरे? जैसे होता है कि बंदे का दिल टूट जाता है, इमोशनल हो जाता है। 3 साल ऑब्वियसली यही बात है कि मुझे पाकिस्तान का सिस्टम भी पता है। मैंने कहा देखो आप मेरे लिए वेट करता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरे लिए वेट कर लो। उसने कहा नहीं, अगर हमने एक ज़ुबान दिया है हमने तो वेट कर लेंगे। तो वो तुर्की आ गई। 1-2 दफ़ा मैं पाकिस्तान चले गई क्योंकि मेरी इधर काम बहुत ज़्यादा था, उसके लिए मैंने आया था। फिर बाद में हमने ऐसे गुजरा। फिर बाद में मेरी अम्मी ने कहा ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो फिर वो उसको फटाफट पाकिस्तान से सारी चीज़ें फेंक करके तुर्की आया। तो फिर शादी पाकिस्तानी स्टाइल में हुई या टर्की स्टाइल में हुई? हमारी तो और हुई कहाँ पे, पाकिस्तान में या टर्की में? हमारी निकाह हो गई थी पाकिस्तान में कोरोना के टाइम पे। बहुत मुश्किल तरीका में हर चीज़ बंद था। हमने बहुत मुश्किल से किया, मैं ये बता सकती हूँ प्राउडली। मेरे हस्बैंड भी, मेरी भी, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारी फैमिली भी इतना वो हाई क्लास फैमिली नहीं है। हम दोनों अपनी पैसा जोड़ जोड़ के हमारे निकाह करके इधर मेरे हस्बैंड की फैमिली को खाना दे दिया, ऐसे रिश्तेदारों वगैरह को। ऐसे हमने छोटे इवेंट इधर किया। फिर बाद में हमारी मेन इवेंट तुर्की में किया। तुर्की में हुआ। तुर्कियाँ जो पाकिस्तानी औरतें हैं, फीमेल्स हैं, जब से अर्तुगरुल ड्रामा लगा ना तो उन्हें वो टर्किश लड़के बड़े पसंद हैं और वो चाहती हैं कि बस सुबह हो और हमारे लिए टर्किश रिश्ता है। आप बताएं कि आपको कितनी आंटियां राब्ता करती हैं कि हमारे लिए कोई टर्किश दामाद ढूंढे? बहुत ज़्यादा। दिन में 2-3 CV मेरी मेल पे ज़रूर आता है। अच्छा, क्योंकि हम प्लीज़ कर दे ऐसे हमको ना अच्छे से एक लड़की ढूंढ ले गाँव वाली, या हमको एक अच्छा लड़का ढूंढ ले। मैं कह रही हूँ मैं कर ही नहीं सकता। लाइक ये बहुत आसान नहीं है। एक तुर्की पाकिस्तान के बीच में अरेंज मैरिज कर ले, किसी के बारे में, कल्चर के बारे में, ज़बान के बारे में कुछ नहीं पता। लव मैरिज बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज तो आसान नहीं, इम्पॉसिबल। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? लेकिन कोई बार बार भी कहता होगा नहीं हमें बस हमें चाहिए टर्किश दामाद। मैं एक दफ़ा इंस्टाग्राम में रील बनाया। मैं कहा देखो मैं शादी करने वाली आंटी नहीं हूँ, मुझे अपनी CV ना भेज दे, मुझसे नहीं हो सकता प्लीज़। मैंने कहा अगर आप किसी से बात किया, बात शादी पे चले गई, ट्रांसलेशन का काम करना चाहते हैं, मैं मोस्ट वेलकम आ जाती हूँ। लेकिन मुझे ना बोल दे कि हमको रिश्ता ढूंढ ले, मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप मैरिज ब्यूरो बना लें तो आपका बड़ा कारोबार चलेगा। नहीं, आगे तो खुदा ने वास्ता रिश्ता में कुछ गलत हुई, बाद में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। अच्छा, मर्द तो चलें जैसे भी खूबसूरत हैं और बहादुर हैं, लेकिन ख़ातीन वहाँ की बड़ी हमने जब देखा कि मार्शल था और रजब तैयब उनकी गवर्नमेंट गिरानी थी तो औरतें टैंक के सामने लेट गई थी। औरतें भी यानी बहुत बहादुर हैं। मैं एक चीज़ बताओ आप मुझे, अभी ना एक पिस्तौल दो मैं जंग पे जाऊँगी। हम ऐसे ही, हम डरती नहीं है। तुर्किश लड़कियाँ भी ऐसे, वुमेंस भी इस तरह है। हम तुर्किश वुमेंस भी एक लड़का का काम आराम से कर सकते हैं, आराम से। लाइक आप मुझे, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मैं खुद तुर्किश हूँ। मैं मर्द का काम भी कर देती हूँ, मैं लड़की का काम भी कर देती हूँ। कोई भी तुर्किश लोगों की घर पे मेड नहीं होती, सारी वुमेन अपना काम खुद करते हैं।
अगर हस्बैंड जॉब पे होते हैं वो वुमन जाके बाहर का काम भी कर देती है, इसलिए हम बचपन से इस तरह ट्रेन होके आती है। आपने कहा कि अगर मुझे आप पिस्तौल दें तो मैं मैं जाऊंगी, जंग पे चले जाऊंगी। मेरे अबू ने मुझे ऐसे ट्रेन किया मैं जाऊंगी। यानी कि हर वक्त आप तैयार हैं, कुछ हाँ, भी हो जाए मैं तैयार हूँ। मैं पाकिस्तान के लिए भी जाऊंगी, तैयार हूँ। अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगती है तो पाकिस्तान की तरफ से जाएंगी आप? इधर की वो भी ऑब्वियसली। अब आप इधर की। पाकिस्तान आर्मी मुझे बुलाए, पाकिस्तान आर्मी मुझे बुलाए। ठीक है। अच्छा, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो तब क्या तासुरात थे आपके? ओए मुझे बहुत गाली मिले। क्यों? पाकिस्तान, मेरी इंडियन ऑडियंस मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। एक्चुअली मैंने बस उस टाइम वीडियोस देख के पाकिस्तान की फ्लैग लगाया, उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मिला। मेरी सारे ख़ानदान को उन्होंने गाली दे दिया। मैं क्या करूँ, ऐसे लग रहा है जंग मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि तुर्की ने भी पाकिस्तान को हेल्प किया था ना। तुर्की की पाकिस्तान की हेल्प वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वो मिली, हेट मिली। अच्छा, आप भी तुर्की से आप लोग क्यों जाके पाकिस्तान को हेल्प किया? मैंने कहा ये क्या, ऐसा ड्रोन मैंने भेज दिया है अकेला एर्दोगान से बात करके ना, अभी हम पाकिस्तान के लिए ड्रोन भेजने वाली है। मैंने कहा मुझे क्यों बीच में लेती है? ओब्वियसली ठीक है, तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, यूएसए भी आपको सपोर्ट करती है, हर मुल्क अलग अलग सपोर्ट कर सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप उस वक्त टर्की में थी जब जंग चल रही थी? हाँ जी। तो मुझे बताएं कि जो टर्किश लोग थे पाकिस्तान, उनका कैसा रिस्पॉन्स था? पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे फुल, कोई शक नहीं। पाकिस्तान जंग में जाए तुर्की पहले आएगी, कोई शक नहीं। ऐसे लोग कह रही है कि लाइक तुर्की में तुर्किश लोग पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं देती हैं। टूरिस्टिक जगह के देख के लोगों की जज ना करो। आप टूरिस्टिक जगह से थोड़ी लोकल शहर में जाए, तुर्की में 86 शहर है, उसकी 4-5 सिटी तो टूरिस्टिक है। दूसरा शहर में चले जाए, वो आप उनको बोल मैं पाकिस्तान से, वो आपको सर पे बिठाएगी, इस तरह इज्जत देता है। हमने देखा कि कुछ लोग बाहर निकले हुजूम की तरह और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब जिससे अभी भी याद है जंग में जिस तरह आप लोग तुर्की का हेल्प किया था, ज़ेवर भेजे थी, यही चीज़ें वो अभी भी हमारे उधर एक म्यूज़ियम है, वो सारी लगी हुई है पाकिस्तान के बारे में। तो ये बताएं कि जो इंडियन है वो कैसे लगते हैं टर्किश लोगों को? मैं ये बता सकती हूँ, इंडियन का रोल बहुत ज़्यादा तुर्की में, क्योंकि तुर्की में बहुत ज़्यादा इंडियन ड्रामाज लगती हैं, इंडियन मूवीज़ लगती हैं, इसलिए लोग उनकी सेलिब्रिटीज़ बहुत देखता है। ख़ास वो नहीं है, ऐसे हेट वाला सिस्टम नहीं है इंडियन के लिए। उनकी कल्चर वगैरह तुर्किश लोग बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट है ना, तुर्की से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो लोग उनकी ड्रामाज मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता है। और पाकिस्तानी ड्रामाज लगती नहीं है ना, लगेगी तो देखेंगे। ड्रामा नहीं वहाँ लगता, एक भी नहीं लगी है, लेकिन आने चाहिए। अच्छा, आने चाहिए। अगर तुर्की में पाकिस्तानी ड्रामाज आएगी ना, फिर बाद में तुर्की में लोगों को पाकिस्तान के बारे में और ज़्यादा आइडिया हो, क्योंकि तुर्की में इंडियन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में। सिनेमा में कोई इंडियन मूवीज़ आते हैं, वो तुर्की सिनेमा में भी आता है, इसलिए वो लोग इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उधर क्या है, कल्चर कैसा है। आपने पाकिस्तानी कोई ड्रामा देखा है? मैंने एक देखा था। कौन सा? बेबी बच्चे। अच्छा, वो मुझे अच्छा लगा था। उसके अलावा मैं तुर्किश ड्रामा भी इतनी खास नहीं देखती हूँ। अर्तुगरुल तो देखा होगा आपने? एक एपिसोड भी नहीं देखी। अर्तुगरुल एक भी नहीं देखी। पाकिस्तानी तो उसके बगैर जब ये लगता था तो रमजान चल रहा था, खान साहब ने लगाया था। मेरे हस्बैंड ऐसे देख रही थी, उसने पूरी नींद खराब कर रहा था। मैंने एक एपिसोड भी नहीं देखे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए तुर्की में हमारे इतनी ज़्यादा ऐसे ड्रामाज आ गई है ना, तो हमारी यूज टू हो गई है कल्चर की, हिस्ट्री की ड्रामाज में, इसलिए तुर्किश लोग भी देखिए। लेकिन जितने पाकिस्तान, इंडिया, अरबी, कज़ाक, तुर्कमेनी, अज़रबैजानी लोग देखिए, हम इतना नहीं देखा। इधर में एक मिनिस्टर थे जो कि इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो वो जेल में थे। तो मैंने उनसे पूछा है कि सर आपकी जेल कैसी गुजरी, बहुत सख्त होती होगी? तो उन्होंने कहा कि सुबह टाइम तो बस गुजर जाती थी, लेकिन रात को बड़ा मज़ा आता था। तो मैंने कहा रात को क्यों मज़ा आता था? तो कहते 7 बजे अर्तुगरुल लगता था पीटीवी पे तो मैं वो देखता था। यानी एक बंदा जेल में है और वो कहता है कि मैं अर्तुगरुल उसको एंजॉय कर रहा हूँ। आपको ये बता सकती हूँ, अगर तुर्की की टूरिज्म का ये लास्ट 2-3 साल से इफेक्ट हुई है, वो ड्रामा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। उन्होंने अभी ड्रामा का सेट भी सारे विजिटर्स के लिए ओपन किया है। पर पर्सन एंट्री $100 है, लोग जाता है,
फुल होता है। ओके, बहुत फेमस है ये। मैंने आपकी व्लॉग्स में वो देखा है। जी, मैंने भी सेट सारा, मैं तो समझा शायद वो शहर के बाहर कुछ इस तरह की जगह हैं। ये इस्तांबुल की सबसे प्रीमियम लोकेशन में है और उसकी जगह बहुत अच्छा है और ये पूरा वन ऑफ द बिगेस्ट सेट और वन ऑफ द एक्सपेंसिव सेट। आप अंदर जाए, सेम एज इट इज ड्रामा वाला चीजें आपको नजर आएगी उधर। उसकी गाय, वो बकरे, हॉर्स सब उसके अंदर है, वो लोग उधर ही पला देती है। और जो एक्टर्स वगैरह वो भी कभी कभार विजिट करते हैं वहाँ पे। अभी भी उधर शूट हो रही है, अगर आप लकी है तो आप एक्ट्रेस भी देख सकती है। ओके, अगर आपका लकी डे है उधर शूट अभी भी चलता है। जो शूट कहाँ पे हो रही है वो बंद होती है, दूसरा जगह ओपन होती है, जाके विजिट करने के लिए आप देख सकती है। जब ये ड्रामा लग रहा था तो पाकिस्तानियों की एक ही क्रश होती थी, उसका नाम था हलीमा सुल्तान। हलीमा, यस। आप जानती हैं हलीमा को? अब ड्रामा नहीं देखा ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, ऑब्वियसली फेस से तो पहचानते, वो तो तुर्किश एक्ट्रेस है। हाँ, एक्ट्रेस है। तो पाकिस्तानी जो लड़के थे वो कहते थे हमारी एक ही क्रश है हलीमा सुल्तान। हाँ। कुछ लोग तो शायद दुआएं भी मांगते होंगे हमारी शादी हो जाए। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आप मिली हुई हैं उनसे? नहीं, मिली नहीं। ओके, तो मुझे ये बताएं कि एक वो हमारा बल्कि सवाल पीछे रह गया कि टर्किश औरतें बड़ी बहादुर हैं। हाँ। टैंक के आगे लेट गई थी। हाँ, तो वो मामला क्या हुआ था? एक्चुअली यही बात है, तुर्की में एक फाउंडेशन थी, उस फाउंडेशन ने एर्दोगान के खिलाफ ऐसे मार्शल लॉ किया था। फिर बाद में एर्दोगान ने एक न्यूज़ चैनल्स में यही बताया था कि आप सब लोग बाहर आ जाए। वो बातें कि 2015 में हुई थी। मैं तुर्की में थी उस टाइम, मैं छुट्टी के लिए आई थी। 2 वीक के बाद मेरी फ्लाइट था पाकिस्तान के लिए। सारी उन्होंने कहा एयरपोर्ट्स बंद, हर चीज़ बंद। मैंने कहा अच्छा, मेरी पाकिस्तान की स्टोरी ख़त्म हो गई, मैं दोबारा नहीं जा सकता। हाँ। मैंने कहा तुर्की की वजह से स्टोरी बंद हुई है, लव स्टोरी बंद हुई है। फिर बाद में बिलीव मी, वो बोस्पोरस ब्रीच उन्होंने लोगों ने अपनी गरिया तक टैंक के अंदर छोड़ दिया ताकि टैंक आगे ना गुजरे। ओब्वियसली ये सबको पता है कि रात ये मामला स्टार्ट हुआ था। रात से सुबह तक हर मस्जिदों से ना अजान आ रही थी, रुका नहीं सुबह तक। बहुत स्केरी मोमेंट थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हर टीवी चैनल्स के ऊपर आर्मी आ रही है, टीवी चैनल की होस्ट कह रही है अभी तुर्की में मार्शल लॉ हुई है, तुर्की अभी आर्मी की कंट्रोल में है। इस तरह न्यूज़ आ रही, तो ओबियसली हम सुबह तक सोया भी नहीं था। फिर बाद में सुबह तक मामला थोड़ी ठीक हो गई। पहले एयरपोर्ट ओपन हुआ, फिर चैनल से आर्मी चले गई। ओबियसली लोगों की, मैं आपको ये बता सकती हूँ, ऐसे ही मामला है तब पुलिस और आर्मी अपोजिट आया था। अच्छा, जो टर्की है वहाँ पे ईवल आइज बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। वो उसे शैतानी आँख भी कहा जाता है कि ऐसा लॉकेट होता है उस पर आँख बनी होती है। उसको क्यों टर्किश लोग इतना पसंद करते हैं और लॉकेट और रिंग में बहुत इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअली ये एक मीथ अगर पुराना टाइम से आती है ना कि देखिए अच्छा आप अपनी घर की बही लगाओ, अपनी घड़ी पे लगाओ। जब आप बच्चे पैदा होती है उसका छोटी सी ना ऐसे लगा देती है ताकि मेरे बच्चों के ऊपर नज़र ना लगे। मैं इसको यकीन नहीं करता हूँ, इट्स ए मिथ। लेकिन ये अभी तुर्की में कल्चर बन चुकी है, इसलिए वो टूरिस्टिक जगह में बहुत ज़्यादा सेल होता है। हाँ जी, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वो टर्की में होती है। यस, बहुत ज़्यादा। लेकिन यकीन नहीं करना, एज ए मुसलमान मैं यकीन तो नहीं करता, लेकिन ये एक कल्चर की पार्ट बन चुकी है। जब आप टर्की से पाकिस्तान आती हैं तो कभी किसी ने कहा कि हमारे लिए वो ईवल आई ले आती? नो, अभी तक किसी ने नहीं पूछा, या कभी मैंने भी नहीं लिया। कभी आपने भी नहीं लिया? No, अगर कभी किसी जानने वाले ने लिया हो तो आप उसको रोकती हैं कि ये नहीं पहननी चाहिए? उसका अपना मर्जी, में क्यों रुकूं? मैं पूछ लेते हो भाई ऐसे यकीन ना करो चीज़ें, मैं अपनी नॉलेज में देता हूँ, आगे लेना नहीं लेना उसका अपना मर्जी है। तुर्की में एक चीज़ है, कोई भी किसी की काम पे अपनी नाक नहीं घुसाता। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप रास्ते में चले जाए, एक लड़का आपको दोबारा कभी भी मुड़ के नहीं देखेगी, तंग नहीं करेगी और आके बात करने की कोशिश नहीं करेगी। इधर मैं पाकिस्तान में बात करती हूँ, मैं जब वॉक करती हूँ ऑब्वियसली मेरी स्किन कलर थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये नहीं होने चाहिए। एक्चुअली इधर आई डोंट नो, लोग ज़्यादातर वाइट स्किन कलर को गोरी बोल के बहुत ज़्यादा ऐसे इज्जत देना स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि जो गोरा होता है वो खूबसूरत होता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट्स बहुत यूजलेस कॉन्सेप्ट है। जैसे अल्लाह ने आपको स्किन दी सबसे अच्छी वही होता है। ये नहीं है कि अच्छा ये, मैं यूनिवर्सिटी की वॉशरूम में जाती थी, लड़कियां ना
मेरे ऐसे हाथ पे फेस में लगाते थे, आप ना कौन सा फाउंडेशन यूज़ करते हैं हमको बता दे। मैंने कहा मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। उनको यकीन ही नहीं आ रही थी। लेकिन ये बात है, इन्होंने इधर बहुत ज़्यादा इसको ना वो किया है, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, एक क्लास स्टैंडर्ड बना दिया है वाइट स्किन को। लेकिन ये बहुत यूजलेस है। आगे वाला ब्राउन कलर हो, ब्लैक कलर हो, वाइट कलर, सारी तो सेम ही है। इमरान खान पाकिस्तान में तो पॉपुलर हैं ही हैं। हाँ जी। टर्की में कितने पॉपुलर? बहुत पॉपुलर है टर्की में। एक दफ़ा 2023 की इलेक्शन थी, एर्डोगान के लास्ट इलेक्शन जिसने उसने जीता। हमने एर्डोगान की स्पीच के लिए बाहर निकला, मेरे हस्बैंड भी उधर ही थी। मेरी लोगों को पता लगा ना मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी है, तो लोगों ने बोला देखो हम जैसे हमारे एर्डोगान का सपोर्ट करती हैं, उसको किसी के सामने जलील नहीं करता, आप लोग इमरान खान को क्यों सपोर्ट नहीं करता? ओके। इसलिए उनको इमरान खान को बहुत पसंद है। हाँ। आप तुर्किश लोग में जाए, पाकिस्तान पूछे, वो लोग पहले इमरान खान के नाम लेंगे। वो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये बताएं कि जब पता चला टर्किश लोगों को खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहाँ पे कुछ लोग टर्किश लोगों ने क्या बोला, जैसे हमने बाहर निकला, पाकिस्तानी लोग बाहर क्यों नहीं निकलता, लेकिन ओवैसे उनको पता है इधर की सिस्टम कैसा है। तुर्की में आप जा सकते हैं भाई, तुर्की में सारी लोग जाती है, अगर कुछ मसला है हम अपनी हक के लिए बाहर जाता है, इवन कुछ भी हो मसला नहीं। लेकिन इनको इधर की सिस्टम नहीं पता ना, कि जैसे हमने मार्शल हुई थी एर्डोगान के ऊपर, हम सब बाहर था, हमारी 300 लोग मर गई, हम फिर भी बाहर निकला, पाकिस्तानी लोग क्यों नहीं निकलता? वो लोग ऐसे सोच रही है। अच्छा, आपने कहा कि इमरान खान, अगर आप किसी टर्किश बंदे से पूछेंगे कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो कहेगा कि इमरान खान कैसे हैं? हाँ, ये पूछेगा कि वो जेल से निकला, अभी तक जेल पे है। हाँ, वही पूछेगी आपको। अभी आप जुलाई में आई थी लास्ट टाइम। हाँ जी। जब आप वापस गई तो आपसे किस ने पूछा और क्या क्या पूछा पाकिस्तान के बारे में? एक्चुअली सबको मैं वीडियोस बनाती हूँ ना पाकिस्तान में, से लोग कोई कुछ नहीं पूछते हैं। मैं पॉलिटिकल पूछ रहा हूँ। पॉलिटिकल, इमरान खान और नहीं, पॉलिटिकल मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन बस उनको ये, क्योंकि तुर्की में ना पाकिस्तान का न्यूज़ चलती रहती है, लाइक अगर इमरान खान की कोई कोर्ट ओपन हो या कोई केस ओपन हो या कोई इमरान खान की न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ हो, वो तुर्की में भी आता है, वो लोग देखती है ऑलरेडी, हमारे चैनल्स में आता है। मैंने आपका एक व्लॉग देखा जिसमें आप कह रही थी कि रात के 11 बज गए हैं, 11:30 हो गए हैं और यहाँ पे अभी शादी बारात भी नहीं आई। अगर टर्की होता तो इनको पता नहीं मारा जाता, पता नहीं कुछ इस तरह का आप मारा नहीं जाता। आप तुर्की में रात की 9 बजे की बात, बाहर म्यूज़िक चलाना, मेन स्ट्रीट की बात नहीं करता, ऐसे गलियों में लोकल लोगों की घर आप ऐसा नहीं कर सकता। उसी टाइम या पुलिस आएगी या लोग पूछेगी ये क्या तमाशा है, क्यों लगाती है। इसलिए लोग 9 बजे के बाद इस तरह वो ऐसे दौलकी आए, तुर्की में भी हम भी दवुल बोलते हैं उसको, वो नहीं आ सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा यार रात के 12 बजे इतनी ऊंची आवाज़, मैंने कहा अगर कोई सोती है या कोई की बच्चे सोती है, मैंने कहा आ गया कि वो इनसे लड़ाई करेगी, हम सो रहे हैं, ये क्या है। मैंने कहा इधर कोई कुछ नहीं बोलता, वो ऊपर से छत से देख रहा है, ठीक है, अपने बच्चे को गोद में पकड़ के। मैंने भी जब आवाज आई मैं भी निकले देखा, मैंने कहा यार क्या हो रही है। और जब आप गई वो बंद हो गया। फिर एग्जैक्ट उधर बंद हो गई जब मैंने कहा। नहीं, ये अच्छी कल्चर है यार, मुझे बहुत पसंद है। और ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान और टर्की शादियों में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। मेन बताएं क्या फ़र्क है? मेन देखिए, आप लोग इधर तुर्की में लोग सलामी सोना देता है, इधर आई थिंक इन्वेलप में ना पैसा देना होता है, पैसा। और ज़्यादातर पाकिस्तानी शादियों पे मेन सब लोग फोकस करते हैं खाने पे, तुर्की शादियों पे इतना खाने पे फोकस नहीं होता। आप ये कहना चाह रही हैं कि अभी एक तरफ निकाह पड़ रहा है और दूसरी तरफ बंदे का ध्यान है वो खाना कब खुलेगा। मेरी रोटी पे मेरी भी ध्यान खाने पे होता है। नहीं, आपने पहले कुछ और कहा। नो, मैंने बोला पाकिस्तान में शादी होती है ना, आप लोग खाने पे बहुत तवज्जो रखते हैं। हाँ, कि कब खाना स्टार्ट होगा, क्योंकि तुर्की शादी पे खाना नहीं होता है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। ओके। हर तुर्की 90% शादी पे खाना नहीं होता, 5% देता है। इसलिए मेरे लिए बहुत अजीब लगती है, क्योंकि तुर्की में आप शादी पे जाओ, लोग एक्सपेक्ट नहीं करता खाना आएगी। अगर उस शादी वाला घर ने खाना अरेंज किया, वो उसका अपना मर्जी है, लेकिन हम शादियों पे खाना की सोच के नहीं जाते तुर्की में, क्योंकि हमको पता होती नहीं है। इधर मेन तो खाना होता है ना, मैं क्यों जलील करूँ, ये अच्छी बात है। खाना,
लेकिन मैं समझ रहा था कि आप इसलिए कि जो पाकिस्तानी, ये हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि जब कोई इवेंट होता है ना तो सबका ध्यान खाने पे होता है, इधर से तुर्की में नहीं होता ना, खाने का बर्तन उठता है और सारे भाग के खाने की तरफ चलो जी। देखिए तुर्की में शादी ऐसी होती है, लाइक पिक्चर सेशन होती है, फिर बाद में हमारे एक सलामी देना सेरेमनी होती है। वो क्या होता है? या लड़का लड़की स्टेज में आती है, सारी उसकी मेन रिश्तेदार आके सोना देती है, फिर दोस्तों वगैरह आके पैसा देते, वो एक दो घंटे की ना एक इवेंट होता है। हमारी मेन इवेंट्स होती है, इसलिए तुर्की में खाना मेन तो नहीं होती है शादियों पे, इधर तो मेन खाना होता है ना। मैं यही बोलना चाहती थी। और जो फीमेल्स हैं यहाँ पे वो अपने कपड़ों के हवाले से बड़ी परेशान होती हैं कि ये सूट मेरे अच्छा नहीं लग रहा, और अगर कोई दो दोस्त हैं वो कह रही होती हैं कि ये मुझसे अच्छा सूट ना पहन ले। क्या इस तरह टर्की में भी होता है? मैं ये बता सकती हूँ, मैं अभी तक ना कोई शादी के लिए अपने लिए कपड़े नहीं खरीदा। हमारे लिए तुर्की में ये होता है, अगर ब्राइड अच्छा है हम नॉर्मल कपड़े पहन लेती है, लाइक नॉर्मल अच्छा साफ़ सुथरा कपड़े हो हम वो भी पहन के जा देते हैं। ये नहीं है कि यार मैंने वो पहना, ये कौन सा कलर पहनेगी, इस तरह पहन लूँ। हमारी एक वीक से ऐसे कपड़े की तैयारी नहीं होती है। लाइक हमारे लिए ब्राइड इम्पोर्टेंट है, अगर ब्राइड कौन से कलर का पहनती है हम कोशिश करते उस कलर की ना हो और सिंपल हो, हम ऐसे पहन लेते हैं। और मैंने काफ़ी ज़्यादा तुर्की शादी कवर किया, मेरे उस वीडियो में भी है। इवन मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं यार ऐसे लग रही है आप लोग घर से उठ के आई है। लेकिन हम इस तरह वो नहीं करता, यार सबसे अच्छा मैं हूँ, ये शूज़ पहन लो, इस तरह कलर का पहन लो। मैं अभी तक उसी मामले पे नहीं आया। ऑब्वियसली तो आपकी बहन का भाई का शादी हो वो अलग बात है, नॉर्मल अगर आप शादियों पे जाती इसमें ऐसा वो मेन खास तैयारी नहीं होता है। अच्छा, पाकिस्तानी जो सास होती है उसकी जो बहू के साथ ना बहुत लगती है, बातें भी कभी कभार एक दूसरे को सुना देती हैं। क्या टर्की सास भी ऐसे होती है? होता है। मेरी अम्मी और मेरी दादी, इन्ने लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 2 साल पहले मेरी दादी की डेथ हुई। जब मेरी अम्मी ऑलवेज बता रही थी आपका दादी ने ये क्या था, दादी ने ये क्या था। तुर्की में भी होते, पुराना टाइम में बहुत ज़्यादा होती थी। तुर्की में जॉइंट फैमिली सिस्टम कल्चर नहीं है। लड़की की घर शादी से पहले अलग होती है, लड़की सीधा अपनी अलग घर पे जाता है, इसलिए वो सास ससुराल ज़्यादातर मिलती नहीं है। और या खाने पे जाना होगा, वीकेंड में जाना होगा, ऐसे मिलता है। पुराना टाइम की तरह नहीं है, सारी अलग फैमिली सिस्टम है हमारा। जो अभी आपकी सास हैं पाकिस्तानी सास, वो कैसी हैं? बेस्ट। ओके, बेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लाइक वो वाला सास नहीं है कि आप किधर जाइए, कितना बजे आया, ऐसे मेरे लिए हिदमत नहीं किया, इधर जाइए क्या कपड़े पहनते हैं, क्या ख़रीद लिया, कभी भी वो बिल्कुल तंग नहीं करता। मैं इवन रात के 2 बजे भी अपने हस्बैंड के साथ कभी भी नहीं पूछेगी आप लोग कहाँ पे थे, इस तरह। कुछ होती है ना वो सास, वो कहती हैं कि ये मेरे बेटे को भी अपने साथ लेगी, इसने मेरे बेटे को अपना बना लिया। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। ओके, माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा ऐसी मुझे बहुत अच्छा सास मिली। माशाल्लाह। अब जो सवाल है ना, ये तमाम पाकिस्तानियों के सवाल है जी, कि अगर हमने टर्की जाना है तो कौन कौन से शहर हमने घूमने हैं? ज़रूर इस्तांबुल। अगर आप लोगों के पास कम टाइम है, 3 से 4 या 5 दिन, मैं प्रेफर करती हूँ बस इस्तांबुल में कर ले, क्योंकि इस्तांबुल में देखने की बहुत चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने 10-15 दिन के लिए आती है, इस्तांबुल ज़रूर देख लें, बुर्सा सिटी ज़रूर देख लें। बुर्सा बहुत ज़्यादा ओटोमन एम्पायर की कैपिटल थी, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। कप्पाडोकिया अगर आप लोगों ने होटल बलून लेना है, ज़्यादातर हनीमून के लिए मेरे कपल्स उधर जाता है। अंटालिया अगर समर है और बीच साइड है, अगर आपकी वाटर एक्टिविटीज़ पसंद है अंटालिया देख लें। अगर आपका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, माउंटेन, ट्राबजोन, रिज़े बहुत अच्छा है। अगर आप इस्लामिक देखना चाहते हैं, कोनिया चले जाए, द सिटी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शानूरफा, द सिटी ऑफ प्रॉफिट्स, जहाँ से दरियाई फरात गुजरती है और कहाँ पे हज़रत इब्राहिम को आग में फेंकी होती है वो जगह। वो इस्लामिक वेज अलग, वाटर एक्टिविटीज़ समर के लिए अलग, नेचर के लिए अलग, और हनीमून के लिए बहुत अलग पॉइंट्स है। आपको टर्की का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा लगता है? नो डाउट सारा टर्की खूबसूरत है, और आपके लिए तो बिल्कुल इसलिए अच्छा होगा क्योंकि आप इस्तांबुल आप आके एक दफ़ा देख के रहे ना, फिर बाद में कोई और शहर आपको अच्छा नहीं लगेंगे। ऐसा क्यों? इस्तांबुल के समंदर, लिविंग स्टाइल,
उधर इस्तांबुल के अंदर बहुत हिस्ट्री भी है और उधर की लिविंग स्टाइल भी बहुत अच्छा है। रश है, ज़िंदगी बहुत जल्दी गुजरती है, लेकिन एक साइड है बहुत ज़्यादा सुकून, एक साइड है बहुत ज़्यादा सिटी लाइफ, बहुत मैनेज सिटी है। मारिया बी के साथ आपकी कंट्रोवर्सी? हाँ, काश नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं इतना वो कंट्रोवर्सी वाली पर्सन नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे अपनी टॉपिक से, मेरी वीडियो से पहचाने। लेकिन वो कंट्रोवर्सी पाकिस्तान की बड़ी कंट्रोवर्सीज में शुमार की जाती है। अब क्योंकि मारिया भी एक पाकिस्तान की बड़ी फैशन डिज़ाइनर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, हुआ क्या था एक्चुअली में? मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, हम एज ए इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम में ब्रांड के साथ काम करके पैसा कमाती हैं। ओब्वियसली हर ब्रांड भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ आके काम करना चाहती हैं। तो हमारी एक तुर्की में शूट हुई थी और मैंने उनका इस्तांबुल में शूट किया था। हमारी उसकी मैनेजर के साथ एक बात हुई थी फिर ड्रेस के साथ। तो मैंने फिर ड्रेस के साथ अपनी उनको प्राइस कोट किया, वीडियोस बन गई, मैंने वीडियोस डिलीवर किया, सारे चैनल्स में लग गई। उसने मुझे फिर ड्रेस की पैसा की एक प्राइस करके एक वीडियो की बेच दिया, लाइक 2 ड्रेस की नहीं बेचा। बाद में मैंने उससे बात किया, मैंने कहा देखे शायद इधर कुछ गलती हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग। हमने फिर ड्रेस की बात किया, उसने भी कहा सॉरी मैंने ये फिर ड्रेस पार्ट नहीं देखा, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हम इतना दे रही है। लाइक 3 ड्रेस की पैसे की भी वजूद उसने मुझे 1 ड्रेस की पैसा दिया, लेकिन उधर अच्छी से मेंशन भी थी हमने फिर ड्रेस कटी है। फिर बाद में मैंने कहा इट्स ओके, हो सकती है, आप प्लीज़ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक कर लें। क्योंकि यही बात है कि तुर्की में शूट करना, कैमरामैन, एडिटर और जगह के पैसा, वो जितना उसने मुझे पैसा दिया उससे ज़्यादा मैंने तो खर्चा कर दिया, तो मेरे उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एनी हाउ उसने भी 3 महीना मेरे सारे मैसेजेस को इग्नोर किया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाद में मैंने मारिया बी को मैसेज भेजा प्राइवेटली। मैंने कहा ऐसे ऐसे शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप ना प्लीज़ ये मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक कर सकती हैं। उसने कहा सॉरी मैं इससे डील नहीं करता, मेरे मैनेजर डील करते। उसने मुझे मैसेज भेज के ऐसे सर से हटा दिया। फिर बाद में मैंने उसकी मैनेजर से बात की, मैंने कहा देखो मैंने मारिया पी से बात किया, वो कह रही कि मेरे मैनेजर से बात करें। मैंने कहा मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप तो कुछ कर ले। उसने बाद में मेरे मैसेजेस देना छोड़ दिया। फिर बाद में मैंने कहा यार बात पैसा की बात नहीं, आप आगे वाले बंदों को क्यों इतना इग्नोर करती है, ये बात है, मैं अब पैसा मांगती नहीं हूँ, मैं आपको एक काम दिया है, शूट किया है, आपको डिलीवर किया है, आपकी पेज में लग गई है, मेरी पेज में लग गई है, मैं अपनी सर्विसेज में तो पूरा दे चुकी हूँ ना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनको एक नोटिस भेज दिया, आप इस तारीख तक या पैसा दो या हम सोशल मीडिया में जाएंगे या इसके ऊपर लीगल नोटिस लेंगे। उन्होंने उस मैसेज को भी इग्नोर किया। मैंने फिर बाद में एक रील बनाई, उस रील में मैंने बहुत अच्छी तरीका में बात किया। मैंने कहा देखिए आप इतना इस्लाम की बात करती है, इतना मुसलमानों की हेल्प करती है, मैंने कहा इधर भी एक मुसलमान के हक खाई जाती है, मैंने कहा इसमें तो कुछ कर ले। क्योंकि ये नहीं है कि उन्होंने 1 वीक के अंदर मेरे पैसा नहीं दिया, मैं जल्दी से फ़ौरन वीडियो बनाया, मैं 3-4 महीना तो वेट किया, मैं प्राइवेटली आपको भी मैसेज भेजा। इट मीन्स मैं अपनी पूरी कोशिश तो किया हूँ ना। एक इन्फ्लुएंसर क्यों अपने ब्रांड के साथ काम ख़त्म कर ले, अगर उसके साथ परमानेंटली काम करे मैं भी पैसा कमाऊंगी ना। मेरी बात ये नहीं है कि मैं उसके साथ अपनी रिलेशन ख़राब कर दूँ। फिर बाद में उसकी एक स्टोरीज़ आई, एक नहीं इवन 2-3 स्टोरीज़ आई, उसने उसी टाइम भी डिलीट किया। काश मैं उसको सेव करती होगी, मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सेकंड रील में कभी भी नहीं जाना था। उसने कहा ये इस तरह छोटी इन्फ्लुएंसर्स मुझे बोला और हमने उसको पैसा दे दिया, वो हमसे एक्स्ट्रा पैसा मांगता है, ऐसे खिलाफ किया। और ये लड़की मेरी ब्रांड को बदनाम करने के लिए ये रील बनाया। फिर बाद में मैंने सेकंड वीडियो सबूत के साथ लगाया, कब बात किया, कितना पैसा की बात किया, मैंने उसको प्राइवेट मैसेज भेज दिया और उसके आगे रिस्पॉन्स ऐसा था, हमने नोटिस भेज दिया, नोटिस की भी जवाब नहीं आया। मैंने कहा एंड तक मैं इधर आया। उसके बाद तो बात बहुत आगे चले गई, मीडिया में चले गई। मैं कसम से एक्सपेक्ट नहीं करता था हर मीडिया ये चीज़ें कवर करेगी। फिर बाद में उसने मेरे पैसा दे के 100 मिलियन की डिफेमेशन केस मेरे ऊपर ओपन किया। फिर बाद में मैंने भी उसके ऊपर 10 मिलियन की किया।
ओके। फिर बाद में टॉपिक ऐसे ख़त्म हो गया, आपको मेरे हस्बैंड ने कहा छोड़ दिया। वो पैसे मिले फिर आपको? हाँ, इतना जलालत की बात मिली ना, हाँ। काश नहीं मिलना था, ये बात भी नहीं होना था, इतना कंट्रोवर्सी भी नहीं बनना था। यही बात है, मेरी अपनी कंपनी है, मेरी भी अपनी क्लाइंट्स है, मेरी अपनी भी मैनेजर है। अगर मेरे मैनेजर कोई गलत करती है, मैं खुद अपनी क्लाइंट को रात की 3 बजे भी हो कॉल करके मैं खुद सॉरी बोलती हूँ, अच्छा सॉरी हमारी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या मैं आपका कल पैसा वापस देता हूँ, या मैं आपको इस टूर दूसरा टूर से मैनेज कर देता हूँ, या ठीक है आज का टूर नहीं हुआ मैं आपका टूर कोई और फ्री डे में कर देता हूँ। मैं अगर मेरी तरफ से कुछ हुआ या मेरी कंपनी की तरफ से, मैं अपनी कोई भी मैनेजर बस के नीचे नहीं फेंकती हूँ, मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। लेकिन आपको जो आपके फॉलोअर्स थे उन्होंने नीचे कमेंट किया, हमने कभी इनको इतने गुस्से में नहीं देखा जितने गुस्से में आप आ गई थी। मेरे गुस्से में इस तरह आया, आगे वाला बंदों को वो लोग बहुत ज़्यादा बच्चे समझते हैं। आप किस तरह बोल सकती है कि ये इस तरह है, उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। ये मुझसे एक्स्ट्रा पैसा मांगता है, मैं एक्स्ट्रा पैसा क्यों मांगूँ? मैं बेगर हूँ, मैं कोई जाके मारे बजी प्लीज़ मुझे पैसा दे, ऐसे बात नहीं है मेरे। आप भी वो कर रही है ना, मुझसे हेल्प लिया, मैं भी अपनी सर्विसेज दिया। इवन उसके साथ काफ़ी भी लोग तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गाली दे दी। मैंने कहा देखिए मैं अपनी हक मांग लिया, मैं अपनी हक के लिए लड़ा। यही बात है, मेरी बात इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स कितना ब्रांड के लिए किया, अगर आप मेरे पैसा नहीं देंगे मैं तुर्किया के स्टाइल में आपको जलील करूँगी। ब्रांड ने अभी थोड़ी सीधा होने चाहिए, ये बात है। अगर उसने मुझे बोला मैं आपको 3 महीने की बाद दूंगी, मैं आपको 6 महीने की बाद दूंगी, मैंने वेट करना है। लेकिन अगर आप मेरे मैसेजेस को इग्नोर करें, मुझे जवाब ना दें और मेरे मैसेजेस को सीन करके जवाब ना दो, उससे मेरे तो गुस्सा आ गई इस बात में। मेरी इस बात में इससे गुस्सा, वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गलत बातें किया। मैंने उसके कहा आप प्लीज़ अपने पैसे पास रखें, मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, लेकिन बात इतना आगे चलेगी आप मुझे पब्लिकली सॉरी बोल। जैसे आपका इतना गुरूर है, मेरी भी इतना गुरूर है, फिर बाद में मैं वीडियोस डिलीट करूंगी, लोग नहीं पूछेगी तुर्किया ने वीडियोस क्यों डिलीट किया। मैंने कहा प्लीज़ डोंट गिव मी मनी, आप मुझे पब्लिकली सॉरी बोल, एक गलती हुई है, मैंने गलत तरीक़ा से तुर्किया से बात किया। मैंने कहा मैं वीडियोस डिलीट कर देता हूँ। उनकी मैनेजर ने बोला अच्छा आपको अपना हक पता है, हमारे हक पता है, आगे चलेंगे। उसने ठीक करने की भी वजूद और मुझे धमकियाँ दे दिया, इसकी यस और धमकियाँ दे दिया। मैंने कहा ठीक है, फिर आपका अपना हक पता है। मैंने कहा मैं थोड़ी जाहिल हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी अपनी हक पता है। तो उसके बाद फिर मामला ख़त्म हो गया? उसके बाद तो डिफेमेशन केस, डिफेमेशन उसके बाद सारा कुछ हुआ। यही बात है, अपनी मसला ठीक रखे। आप मुझे पहले वीडियो में कहते ठीक है सॉरी गलती हो गई, पैसा भेज रहे, मैं वो पहले वीडियो मैंने डिलीट करने वाली थी। अब आके और स्टोरीज में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, मैं क्यों चुप हो जाऊँ? मैं भी इंसान हूँ, ओवैसे मैंने भी बोल दिया। मैं इस तरह अगर बात हक की बात आती है मैं चुप नहीं होती। अच्छा ये बताएं, अभी आपका उनके साथ ठीक है रिलेशन या उसके बाद ख़त्म एक दूसरे का? उसने मुझे ब्लॉक किया, मारिया भी ने। इतना उसने रियलिटी फेस नहीं किया, उसने पहले वीडियो में मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे हस्बैंड को ब्लॉक किया। बजी गलती किया, ठीक तो करो, क्यों ब्लॉक करती है, आके बात करो। इतना प्राइवेटली मैसेज भेजा, हर मैसेज भेजने के बाद उसने हर मैसेज एक डिलीट भी किया। ओके, मैसेज भेजती थी डिलीट जो आप सीन करती थी उसके बाद डिलीट। ये नहीं कि मैं स्क्रीनशॉट लूं या मैं पढूं, उसी टाइम लिख के डिलीट। उसकी क्या वजह? मुझे क्या, शायद वो कई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसने बहुत हैवी तरीक़े से अनएक्सेप्टेबल बातें की। ओवैसे उसको पता है अगर ये मैसेजेस तो स्क्रीन पे जाएगी बहुत गलत होने वाली, उसने उसी टाइम डिलीट किया। वो इतनी गिरी हुई बातें थी? यस, बहुत बुरी बातें की उसने मुझे मैसेजेस में। क्या बातें थी? ये बहुत बुरी बात, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। ऐसी बात जो आपके दिल मेरे खिलाफ बहुत बुरी बात है, आप कौन होता है इस तरह। अच्छा चलें हम इसको ख़त्म करते हैं। या एक्चुअली शी इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट टू बी टॉक। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इवन इस मीडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं इन्फ्लुएंसर्स में। ओबियसली अगर एक मसला होती है हम दोनों के बीच में, आधा आपका साइड में आधा मेरी साइड में है। इवन एक पर्सन थी, उसने ये मैसेज लिखा था उसकी पोस्ट में, खुद भी इन्फ्लुएंसर है,
एक्चुअली मैं उसको इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोलना चाहती हूँ। वो उसने ये बोला था, अच्छा मारिया बाजी इतना टेंशन नहीं लेना, शी इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट टू बी टॉक, मेरी ईद की जोड़ा कब आएगा, उसने कमेंट लिखा था। मैंने कहा आप मुझे अपनी एड्रेस भेज दो, आपका ईद की जोड़ा मैं बेच दो, आप ना अपनी रिस्पेक्ट ना नीचे ना गिरा दे अपने आप को। ये इन्फ्लुएंसर है वैसे? ये सीधे की इन्फ्लुएंसर। क्या नाम है उनका? नहीं बोलना चाहती हूँ, वो अपने आप को जानते हैं, मेरे नहीं फॉलोअर्स वैसे को जानते कमेंट हैं। सेक्शन में है ना, वैसे मैं पूछ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को पूछिए, क्योंकि मैंने इसको एक दफ़ा स्टोरी में भी लगाया। हाँ। मैंने कहा आप इन्फ्लुएंसर है, मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, ईद की जोड़ा के लिए आप इतना ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। मैंने कहा एड्रेस तो मैं आपको 2 ईद का जोड़ा मैं अभी भी बोल देती हूँ, प्लीज़ अपनी एड्रेस मुझे भेज दे, मैं आपका 4-5 ईद का जोड़ा बेचती हूँ, अपनी रिस्पेक्ट इसे ना गिरा दे। क्योंकि यही बात है, अमीर कौन है या स्ट्रॉन्ग कौन है, लोग उसके साथ हो जाती है, लेकिन कौन गलत है, किसकी हक कौन मुश्किल में, कोई उसके साथ नहीं होता। इसलिए आप प्लीज़ एक ईद की जोड़ा के लिए अपने आप को जलील ना कर। बिल्कुल ठीक है, वरना इनको पता नहीं है तरक्यान, वो आपने बताया बहुत बहादुर है पिस्तौल लेके। इट्स नॉट बहादुर पिस्तौल नहीं, वो आपने वो कहा था ना कि मैं जब जंग के लिए पहुंच जाती हूँ तो इन्हें पता नहीं अभी ये क्या क्या कर सकती है। देखिए मैं 4-5 साल से वीडियोस बनाती हूँ, मेरी कभी भी किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं आया। एक दफ़ा मैंने अपने पैसा के लिए बातें किया, बात इतना आगे चले गई। फिर बाद में लोगों ने भी काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस बनाया, ये ब्रांड ने मेरे पैसा नहीं दिया, ये ब्रांड ने 1 साल से नहीं दे रही, ये ब्रांड ने 2 साल से नहीं दे रही है। फिर बाद में लोगों ने मेरी वीडियोस की बात और ज़्यादा ब्रेव होके बातें करना स्टार्ट की, क्योंकि तुर्की में इस तरह नहीं है, आप काम करती है आपको उसी टाइम पैसा मिल जाता है। क्योंकि बल्कि एडवांस होता है, मुझे एडवांस मैंने एडवांस भी नहीं लिया था। हाँ, मैंने एडवांस भी नहीं लिया था। ओके, मुझे ये बताएं कि पंजाबी भी आपको आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हस्बैंड पंजाबी है, जट है वो। हाँ। वो बोलती भी है। हाँ। लेकिन मुझे नहीं पता। कभी कोई ऐसी बात जो आपको याद हो कि ये पंजाबी में मुझे कहते हैं? या मैंने एक भाई के साथ लाहौर में वीडियोस बनाया था, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं, बस मुझे वो पता है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं, हाँ बस मुझे वो देखा। तो आपने लाहौर देखा हुआ है? हर कोने में, कश्मीर तक चले गई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी एक कंसल्टेंट कंपनी है जी, और हम टर्की आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बाकी कंसल्टेंट कंपनी की निस्बत ये हमें क्या क्या असिस्ट करेगी और क्या क्या बेहतर फैसिलिटेट करेगी? मैं ये बोल सकती हूँ आपको, तुर्कियान ट्रैवल 24/7 ओपन है। आप आए तुर्की, रात के 4 बजे मुझे कॉल करें, मैं जवाब दूंगी। अगर आपको तुर्की में टूर के अलावा कुछ मसला हुआ, मैं उसी टाइम आपके पास पहुंच के आपके मसला ठीक करूंगी। आपका वीज़ा अप्लाई करना, फ़्लाइट लेना, अगर हम आपको एक आइटिनरी देती है टूर का 10 दिन का 15 दिन का, हमारे प्राइवेट आइटिनरीज होती है, हम वही हर चीज़ प्रोवाइड कर देती है। इवन मैं इस तरह काम करती हूँ, मेरी नुकसान भी हो बस क्लाइंट खुश हो, मसला नहीं। अच्छा खाना खाए, अच्छी जगह देखे, जिस जगह वो देखना चाहती है, एक्स्ट्रा भी दिखाना होगा वो दिखाए, प्राइवेट गाड़ी से जाए, अगर उसने ग्रुप टूर किया ग्रुप टूर से चले जाए, हर चीज़ में हम प्रोवाइड करते हैं। आपकी कंपनी का नाम क्या है? तुर्कियन ट्रैवल। जो टर्कियन ट्रैवल है, एक मिसाल है कि बाकी जो ट्रैवल कंपनीज़ हैं वो पता नहीं 2-4 लाख रुपए कितने टर्की का, मुझे नहीं पता कितने पैसे लगते हैं, आपके उनकी निस्बत ज़्यादा है कम है? देखिए मैं ज़्यादा या कम नहीं बोलना चाहती हूँ, मेरी बजट ऐसे डिमांड होती है, क्लाइंट की डिमांड से हम बजट अरेंज करते हैं। हम क्लाइंट से पूछते हैं, अगर उसने बस इस्तांबुल देखने ओवैसी सस्ता होता है, अगर उसने इस्तांबुल के साथ 3 और शहर भी ऐड करना चाहते हैं महंगा हो जाती है। अगर उसने कहा 5 स्टार होटल है, 5 स्टार के होटल की निस्बत बनाती है, 3 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल की निस्बत बनाती है। ऐसे ही होती है। लाइक एक मेरे क्लाइंट भी थे, 2 क्लाइंट 10 दिन के लिए आया, एक ने फुल प्राइवेट लिया, एक ने फुल ग्रुप लिया। मैं एस्टिमेटेड प्राइस बताती हूँ, जिसने प्राइवेट लिया वो $5,000 थी, जिसने ग्रुप टूर लिया वो $1,000 थी। उसके अपने हिसाब से चेंज होता है ना, क्लाइंट ने क्या देखना चाहती है, किस तरह गाड़ी यूज़ करना चाहती है, टूर गाइड लेना चाहती है नहीं चाहते, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करती है हमारे बजट में। अच्छा, मैं आखिर में आपसे रैपिड फायर होंगे, पाकिस्तानी चाय या टर्किश चाय? टर्किश। क्यों? दूध मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पाकिस्तानी चाय को पाकिस्तानी चाय कहा जा सकता है? वैसे जो पाकिस्तानी चाय है उसको हम चाय कह सकते हैं? एक्चुअली चाय हमारे लिए होती है पत्ती वाला। हम दूध वगैरह नहीं डालता। आई थिंक असली चाय होती है तुर्किश चाय। आपका भी पाकिस्तानी चाय है, मेरे लिए तुर्किश चाय। टर्किश चाय। बिरयानी या फिर टर्किश कबाब? तुर्किश कबाब।
बिरयानी नहीं? बिरयानी मैं बार बार नहीं खा सकता, कबाब, मुझे गोश्त पसंद है, मैं गोश्तखोर हूँ। गोश्तखोर है। गोश्त के सामने आप मुझे दुनिया के हर खाना लेके आए, मैं गोश्त खाऊंगी। ओके, लाहौर या इस्तांबुल? लाहौर। लाहौर, इस्तांबुल नहीं? इस्तांबुल भी है। लाहौर के साथ मेरी ना इमोशनल अटैचमेंट है। मैंने 18 साल की थी, इधर आया, मेरी सारी दोस्ती इधर ही है, यूनिवर्सिटी इधर पढ़ा, मेरी सारी मज़े की 6 साल की मेमोरीज इधर बनाना, इससे लाहौर की जगह मेरे लिए बहुत अलग है। मरहबा या अस्सलामु अलैकुम? अस्सलाम वालेकुम। वैसे टर्किश में मरहबा, टर्की जितने लोग हैं वो मरहबा कहते हैं। मरहबा बोलते हैं, सलाम वालेकुम कहता है। ज़्यादा ज़्यादातर मरहबा यंग जनरेशन मरहबा बोलती है। हाँ, हाँ। हमारी अम्मी अबू की एज वाला सलाम अलैकुम सलाम बोलता है। अच्छा, जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती है। और अगर आपने हाल पूछना हो तो वो टर्किश ज़बान में क्या हम कहेंगे? नस्लसन। क्या? नासलसन। नासलसन? नस्लसन। मुझे गाली लग रहा है। नहीं, नस्लसन। अच्छा, पाकिस्तानी सास या तुर्की सास? दोनों भी नहीं। सास कोई भी नहीं। और या ये बात नहीं बोलना चाहते, उससे अच्छा सास भी बहुत ज्यादा होती है। आपने अभी खुद ही कहा है कि सास मेरी अच्छी है। हाँ, आपने अभी खुद ही तो कहा है कि मेरी सास बहुत अच्छी है। नहीं, मैं जनरल की बात करती हूँ, मैं हाँ। अपनी सास की रिलेटेड बात नहीं करती हूँ, मैं जनरली बात करती हूँ। पाकिस्तानी शादी या तुर्की शादी? तुर्की शादी। पाकिस्तानी शादी में क्या क्या चीज़ें अगर तब्दील हो जाएं तो आपको पाकिस्तानी शादी भी अच्छी लगेगी? नहीं, पाकिस्तानी शादी भी अपनी निस्बत से अच्छे, हमारे एडजस्ट हुई ना तुर्की शादी में। हमारे अपनी खुर्दिश हलाई वगैरह होती है, हम उसमें बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर खुर्दिश डांस ना शादियों पे करती है, और इसलिए मुझे बहुत पसंद है। वो लिबास वाला मैंने आगे रखा है सवाल, वो भी कि Yes. पाकिस्तानी वेडिंग ड्रेस या टर्किश वेडिंग ड्रेस? वो आपने बता ही दिया कि आपको टर्किश पसंद है। और जब आपने ये अपने जो हमारे भाई हैं ज़काउला भाई, जब आपने शादी की तस्वीर अपलोड की थी तो मेरी वाइफ ने आपके सूट की तस्वीर भेजी थी कि ये कहाँ से मिलेगा, तो मैंने बड़े लोगों से पता किया वो नहीं मिल रहा था यहाँ से। नहीं, वो एक्चुअली हमारी ना तुर्की में बहुत ज़्यादा लॉन्ग की तरह मिलती है, ऐसे हेवी लाइक थोड़ी सी ना प्रिंसेस की तरह होता है। हम तुर्की में ऐसे ऊपर नीचे वाला वो नहीं पहनता, हम एक लंबा ड्रेस पहनता है, और शादियों पे पहना जाती है वाइट कलर, मेहंदी पे पहना जाती है रेड कलर। इसलिए पाकिस्तानी की शादी की ड्रेस में ना कलर चेंज होते हैं, लोग अपनी हिसाब से कलर में पहन लेती है। अपनी वलीमे में ग्रे कलर हुआ, पिंक कलर हुआ, ग्रीन कलर हुआ, रेड हुआ, लेकिन हमारे तुर्किश में शादी पे एक ही कलर होते हैं, वो भी वाइट। इसलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, आई थिंक ये पाकिस्तानी अच्छी होती है, उनकी हेवी होती है बहुत ज़्यादा, उनकी ना हाथ स्टिच काम अच्छा होता है। रजब तैयब उर्दगान या इमरान खान? या दोनों पे, आप मुझे ना पूछे कि या वो, मैं दोनों को बहुत पसंद करती हूँ। ओके, इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते ये पहला ये दूसरा? एर्दोगान है, 20 साल से, इवन 20 नहीं 25 साल से तुर्की की साथ है। एर्दोगान वही पर्सन है, तुर्की में आप पहले यूनिवर्सिटी के अंदर स्कार्फ के साथ नहीं जा सकती थी, तुर्की में पहले कुर्दिश लोगों को माना नहीं जाता था, तुर्की में आप पब्लिकली जगह पे या आर्मी में नमाज नहीं पढ़ सकती थी। एर्दोगान ये सारे कॉन्सेप्ट चेंज किया, इसलिए एर्दोगान और इमरान खान की मेरे लिए सेम है। लाइक एर्दोगान मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पाकिस्तानी ड्रामाज या इंडियन ड्रामाज? पाकिस्तानी ड्रामास। ओके, बस आखिरी सवाल ये कि आप महाना कितने पैसे कमाती हैं? हाँ, देखिए, मैं अपनी मेन पैसा कमाती हूँ अपनी टूरिज्म कंपनी से, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बात करती हैं, सोशल मीडिया में ओबियसली चेंज होती है। मेन पैसा इंस्टाग्राम से, आप अगर वीडियो से पैसा नहीं मिलता अंतिल अनलेस अगर आप ब्रांड के साथ काम ना करें, वो उसका चेंज होती है। शायद महीने में 1 दफ़ा किया, शायद महीने में 2 दफ़ा किया, शायद महीने में कुछ भी नहीं किया। इंस्टाग्राम के एक स्पेसिफिक तो नहीं होता है। मेन मैं सोशल मीडिया में अपने पैसे कमाती हूँ यूट्यूब में, लेकिन ये बातें लास्ट 2 साल से मेरे यूट्यूब में ना सम टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियोस नहीं लग रहा था, इसलिए मेरे यूट्यूब की इनकम बहुत गिर गई थी। लेकिन अगर आप मुझे पूछे, इवन मैंने 2 साल यूट्यूब में वीडियोस नहीं बनाया, महीना में मुझे $200 फिर भी आता था। लेकिन अब तो बना रही हैं आप रेगुलरली से? आप तो यही बना रही हूँ, 1 महीने से बना रही हूँ। लेकिन ये बात है, देखिए, आप अगर पब्लिक न्यूज़ को ना 2 साल से वीडियोस ना बनाए, एकदम फिर बनाए, आपने वो ऑडियंस कटी करने थोड़ी मुश्किल होता है, दोबारा नया से एडजस्ट करने, सेम देखने, क्योंकि यही बातें ऑडियंस को पता नहीं लगता तुर्कियाँ कब वीडियो लगाएगी।
इससे वो ऑडियंस को, ख़राब ऑडियंस को दोबारा लेके आना थोड़ी टाइम लगती है, इससे रेवेन्यू अभी इतनी वो अच्छी जनरेट नहीं करता है। और फेसबुक का रेवेन्यू? फेसबुक बहुत कम होते हैं, यूट्यूब की तरह नहीं होता। फेसबुक का चेंज होते $300 से $500 तक। बस ये आपकी ये जो सारी वीडियोस है महाना, $300 से $500 आ रहा है बस? नहीं, फेसबुक की बात करती जी हूँ। फेसबुक का कह रहा हूँ। फेसबुक को $300-500, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ यूट्यूब में तो अगर अभी वीडियोस लगना स्टार्ट किया मेरी, अगर इस तरह में लगाओ महीना के $3,000-4,000 आराम से आता है। लेकिन आपकी तो माशाल्लाह फेसबुक पे भी मिलियंस में व्यूअरशिप है। 1.2 मिलियन। नहीं मैं व्यूअरशिप कह रहा हूँ तमाम वीडियोस पे। फेसबुक फॉलोइंग तो यूट्यूब की आपकी तरह है ना? नहीं देता। फेसबुक की मोनेटाइजेशन बहुत कम है। फेसबुक की आप यूट्यूब की तरह ना सोचे। यूट्यूब फिर वीडियो 1000 व्यूज़ के ऊपर यूट्यूब आपको पैसा देता है। फेसबुक आपको बहुत कम देती है। ये मेरी फेसबुक की व्यूअरशिप महीने की 50 मिलियन है। अच्छा, आपको फैमिली व्लॉगिंग का पता है? यस। पाकिस्तानी फैमिली हाँ, व्लॉगिंग जो हो रही पता है। ठीक हो रही है? हाँ, नहीं हो रही है। नहीं ठीक हो रही? ठीक क्यों हो जाए? देखिए, मेरे लिए ये बात है, अपनी घर के अंदर मसला मसाइल, अपनी बेडरूम, अपनी हर छोटी बातें बताना अच्छी नहीं है। ये इवन मैं यही बोल देती हूँ, इतना दिखाओ जितना लोग आपके बारे में जानना चाहें। मैं लोगों को इतना दिखाती हूँ जितना वो लोग मेरे बारे में पता है। किसी को नहीं पता मेरे हस्बैंड के साथ क्या झगड़ा चलता है, किसी को नहीं पता मेरे बेडरूम कैसा है, किसी को नहीं पता मेरे घर के अंदर क्या मसला मसाइल चलता है। मैं चाहती हूँ कि लोग देख ले, मेरी वीडियो से इंफॉर्मेटिव मिले। तुर्की आए, इधर 1000 लोग हैं, लोग मेरी वीडियोस देख के तुर्की में बहुत ज़्यादा तुर्की है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अच्छा तुर्किया के हस्बैंड के साथ इस तरह मसला किया, तुर्किया के हस्बैंड ये किया वो किया। मैं इस तरह पर्सन नहीं हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की वजह से कुछ फेम ले लूँ। अच्छा तुर्किश बबी, पाकिस्तानी हस्बैंड, नहीं, लोग देख ले, मेरी वीडियो से उसका फ़ायदा मिले, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ऑलवेज चाहती हूँ इस्लाम में भी प्राइवेसी होनी चाहिए, हर छोटी छोटी बातें है, फिर बाद में लोगों का हक मिलती है आपकी ज़िंदगी के ऊपर बात करने में। लेकिन अब ये तो पाकिस्तान की टॉप यूट्यूबर्स जो है ना, पाकिस्तान के जितने भी टॉप यूट्यूबर्स हैं सारे फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ये बोल देता हूँ, अगर आपके पास ऑप्शंस है, आप बाहर जाके इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकते हैं, वही कर लें। फैमिली व्लॉगिंग में आई डोंट थिंक सो जितना वो लोग दिखाते हैं उतना होते नहीं है, सिर्फ दिखावे तक है वो। यस। हमने ये भी देखा है कि वो थंबनेल लगे होते हैं कि आज बीवी ने ये कर दिया। देखो, अभी भी लोग बच्चे पैदा करती हैं, बच्चे को पूरा कंटेंट बनाती है। बच्चे का पहले स्टेप, बच्चे का पहले पोती, बच्चे का पहले सोना, बच्चे का पहले गिफ्ट, मैं कभी भी नहीं देखूंगी। भाई तुम्हारा बच्चा है, क्यों बार बार दिखाते? ठीक है, उस बच्चे को भी आप आने वाला फ्यूचर को ख़राब तो कर देती है ना। बच्चे की हर चीज़ में मीडिया के सामने आके वही तो एटलीस्ट थोड़ी प्राइवेट रखे। या घर के लिए ये लिया, घर के लिए वो किया, घर के लिए शू किया। हाँ, पहले मेरे पास ये गाड़ी थी, अब ये ले लिया, ये घर था, ये ले लिया। बल्कि बाज़ का तो ऐसा भी हुआ कि किसी ने दिखाया कि माई ड्रीम हाउस, और बाद में पता चला ये तो रेंट का था। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जितना मैं बहुत ज़्यादा रियलिटी हूँ सोशल मीडिया में, मेरे फॉलोअर्स को सब पता है मैं क्या बोलती हूँ वही है। मैं अभी भी इस्तांबुल में कोई रेंट की घर में रहती हूँ। मैं अपनी गाड़ी 3 महीने पहले लिया, अभी तक किसी को नहीं पता मेरे फॉलोअर्स के मैं कौन से गाड़ी ले लिया। मैं चुपचाप के चलाता हूँ। क्यों ऐसे कपड़े गाड़ी के ऊपर लगा के उसका एक दफ़ा निकाल दो, गाइस ये मेरे घर। किसी की होती है, किसी की नहीं होती है, ऐसे इतना आंखों के अंदर घुसाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में लोग क्या कर देते हैं, ये नया जनरेशन यूनिवर्सिटी छोड़ के फैमिली ब्लॉगिंग में आता है, अपनी तालीम अदा में छोड़ रहा है। मैं जब यूट्यूब स्टार्ट किया, मेरी यूनिवर्सिटी तो ख़त्म हो चुकी थी, मैं उसकी बात किया। जब लोग फैमिली ब्लॉगिंग देखते ना, मेरी इतना घर, मेरी LV का बैग, मेरी ये वाला, फिर बाद में लोग कह रहे यार अगर वीडियो बना के इतना पैसा कमा सकते मैं भी कर लूँ। फिर बाद में वो लोग गलत कामों पे आ जाता है। ठीक है, कर लो, एजुकेशनल कर लो, इंफॉर्मेटिव कर लो, एनी हाउ उसका फ़ायदा मिलेगी। लोग मुझे कह रही थी कि यार अब तो स्कार्फ कर रही है, ये बात है, आपको लोग क्यों देखेगी। इट डजंट मीन मैं कभी भी ऐसे नचने वाला हो,
उस तरह हो, क्योंकि मुझे पता है 5 साल के बच्चों के भी हाथ में फ़ोन है, वो क्यों मेरे वीडियोस देख के। पहली बार तो मुझे अपने स्कार्फ के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट है। कोई ना बोले कि तुर्कियान स्कार्फ करके नाचती है, फिर बाद में इसका क्या वैल्यू रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप लड़की भी है, अपनी इज्जत से कंटेंट बना लें, देखी जाएगी। ये नहीं कि नहीं देखी जाएगी, आप पीछे गाना लगा के इधर उधर थोड़ी सी उधर चले जाओ, थोड़ी इधर चले जाओ, कंट्रोवर्सी कर लो। इस तरह टिकटॉक की लाइव वीडियोस वगैरह होती है, ऐसे डबल टैप करो, पैसा है, आप मुझे अगर इस तरह देंगी, मैं इस तरह बॉडी दिखाऊंगी, इस तरह डांस से करूँगी, फिर बाद में आपका ना फैमिली के सामने इज्जत रहती है। यही बात है, आपका आगे आने वाला फ्यूचर भी ख़राब हो जाती है। फिर अगर आपका बच्चा भी हुआ, आपका ये वीडियोस उसके सामने चले गई, आप कैसे फेस करेंगे। इसे मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के वीडियोस बनाती हूँ। आपको क्या लगता है कि अभी कौन कौन सा बिगाड़ इस सोसाइटी में पैदा हो रहा है ये फैमिली व्लॉगिंग की वजह से? देखिए, पहली बार पहले ना लोग अपनी हर चीज़ प्राइवेट रखती थी, अभी कोई नहीं रखता। लोग अपनी बीवी के साथ बेड के अंदर वीडियोस बना के लगाता है, क्योंकि उनको पता है अगर मैं 2-3 ऐसे वल्गर वीडियोस बनाऊं, बाद में मैं फेमस हो जाऊंगी। या ऐसे बीवी के साथ किस करना, डांस करना साथ साथ, यही चीज़ें नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। अपनी माँ बाप की बोल, अपनी बीवी दिखाना ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। लोग कहेगी तुर्कियान आप भी वीडियोस बनाती है, मैं इस तरह वीडियोस कभी भी नहीं बनाया। मैं अगर एक टॉपिक होती है, उस टॉपिक के बारे में बताती हूँ। अभी भी किसी को नहीं पता मैं इस्तांबुल में किस तरह घर के अंदर रहता हूँ। मैंने अभी तक हाउस टूर भी नहीं किया, क्योंकि यही बात है, बाद में ना ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इतना नॉर्मल लगना स्टार्ट करेगी, बड़ी बात है, आप तो भूल जाएंगे यार ठीक है मसला नहीं, हम कर लेंगे, इस तरह भी कर लेंगे, बॉडी भी दिखाएंगे, ये भी कर लेंगे, आधे से आधा दुपट्टा भी उतरेगी। लोग कहेंगे अच्छा यार तुर्की में भी ना लोग स्कार्फ नहीं लेते, बात वो नहीं है। अगर आपका स्कार्फ लेना नहीं लेना वो आपका अपना मर्जी है, या आपने पर्दा किया नहीं किया वो अपना मर्जी है। यही बात है, लोग पहले वीडियोस बनाते हैं, पर्दा में आती है, फिर बाद में देखते हैं वीडियोस वॉच नहीं होता, वो अपना पर्दा भी निकाल देती है। ये बहुत गुनाह बात है। बहुत लोग मुझे पूछे तुर्कियान आप पाकिस्तान में स्कार्फ करती है, तुर्की जाके स्कार्फ उतार देती है। मैंने कहा यार ये एक दफ़ा पहना जाती है, बार बार कहाँ से उतरना होता है। इन्होंने यही चीज़ें बहुत सिंपल कर दिया है, इसलिए आगे वाला जनरेशन को पता नहीं लगता है कि गलत क्या है सही क्या है। पाकिस्तानी आपको यूट्यूबर्स का पता है कुछ का? पता है, सिस्ट्रोलॉजी पता है। वो कैसा कर रहे हैं काम? सब अपनी बहन वीडियोस कर रही है। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ कोई भी यूट्यूबर्स के लिए, लेकिन 2 यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ। एक वायलेंस बाय अबरार, हाँ। अबरार भाई का वीडियोस मुझे बहुत पसंद है, और राना हमजा से, ये दोनों का वीडियोस मैं देखता हूँ। और उनके साथ हमारी दोस्त भी है, उनके साथ मैंने वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा बनाया, और इस तरह लोगों को मैं ओबियसली अप्रिशिएट करती हूँ। ये जो रजब भट्ट है, इनका पता है आपको? नो कमेंट्स, ओबियसली पता है, बट नो कमेंट्स। लाइक बहुत ज़्यादा लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे, स्पेशली बहुत छोटी बच्चे उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे। बहुत बड़ी बात, बहुत बुरी बात है, बहुत हरकतें ठीक नहीं है। डक्की अभी गिरफ्तार है। डक्की भाई की भाई में मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जी उसने क्या किया गलत किया, लेकिन इतना लोगों ने भी किया, लेकिन सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़ के उसको अकेला नहीं करना चाहिए था। उसने अभी जेल पे, उसके अलावा भी काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने इस ऐप का काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन दे दिया, उनको भी ले लो। अगर आपने सज़ा देना है सबको इक्वल सज़ा दे दे, अदरवाइज डक्की भाई इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाए, सॉल्व करे, उसको पता होगी उसने शायद दोबारा इस तरह गलत काम पे ना करे, क्योंकि मुझे भी उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। किसकी? वो कंपनी की? हाँ, वो कंपनी की अभी भी मैसेजेस मेरे पास बहुत पड़ी हुई है। अच्छी खास पैसा दे रहे हैं। कितने पैसा दे रहे थे? दे रही है $5,000 से $10,000 तक दे रही है। आपको कितनी ऑफर करवाई थी उन्होंने? मुझे भी $10,000 की ऑफर। $10,000? मुझे पता है, इट्स हराम बेटिंग कंपनी, उसकी प्रमोशन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह उसका मामला जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि उसका भी अपना बीवी फैमिली वेट कर रही है। मैं उसके लिए अफसोस हूँ। लेकिन आपको डक्की भाई का कंटेंट अच्छा लगता है? मैंने एक भी उसकी कंटेंट नहीं देखी। ओके। मैं फैमिली ब्लॉगर्स नहीं देखती हूँ।
नहीं देखती हूँ। तो आपको क्यों लगता है कि डक्की भाई को क्यों इतना इन्होंने अरेस्ट किया, इतना क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है? एक को तो करना चाहिए था उन्होंने, बीच में से उन्होंने डक्की भाई को मिला दिया। हाँ। एक को तो उन्होंने दिखाना चाहिए था कि देखो हमने गिरफ्तार किया, ये किया, ये हो गई। उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कि सबको ले लेना।